गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर या नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। नई यूनिट का अध्ययन करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। जैसा कि हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में हम अध्ययन करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं होती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म और उद्योग में क्या अंतर होता है। इसके अंतर्गत फर्म का साम्य, अल्पकालीन साम्य, दीर्घकालीन साम्य, फर्म की कौन सी शटडाउन पोजीशन होती है कि जब उत्पादन कार्य बंद कर देगी फर्म, और साथ ही साथ उद्योग का साम्य का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसको दो भागों में विभाजित करके करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट परफेक्ट कंपटीशन पार्ट 1 में जो हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। बाजार की जब तक यहाँ तक हम बात करें, बाजार हम उस व्यापक स्थान को कहते हैं जहाँ पर बायर्स और सेलर्स फैले हों, उनके बीच इंटरेक्शन हो, वस्तुओं व सेवाओं के म्यूचुअल प्राइस डिटर्मिनेशन के संदर्भ में, और एक कीमत निर्धारण होने की प्रवृत्ति हो, उसको हम मार्केट कहते हैं। और ये एक प्रोसेस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आजकल तो ई कॉमर्स का ज़माना है कि वो एक दूसरे के इंटरेक्शन में आए, दूरभाष के या इंटरनेट के थ्रू भी हम ये कार्य कर सकते हैं कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्री हो जाएं एक प्राइस पर। तो ये बाजार है, और बाजार के विभिन्न रूप, जैसा कि हम जानते हैं, मार्केट को या बाजार को हम बहुत सारे आधार पर उसका विभाजन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ कंपटीशन, नंबर, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलर्स, कितने कितने हैं मार्केट में। इसी प्रकार से नेचर ऑफ प्रोडक्ट के आधार पर कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है या डिफरेंस है, मतलब समरूप वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं या अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं। इसी प्रकार से नंबर एंड साइज ऑफ बायर्स के आधार पर भी कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट स्मॉल साइज ऑफ इंडिविजुअल बायर्स, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम फ्रीडम ऑफ एंटर इनटू दी और एग्जिट फ्रॉम मार्केट, अर्थात उद्योग में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की क्या स्थिति है, उसके आधार पर भी हम बाजार का विभाजन कर सकते हैं। और समय के आधार पर अल्पकालीन, दीर्घकालीन, बाउंड्रीज के आधार पर नेशनल, इंटरनेशनल मार्केट, इस प्रकार से बहुत सारे विभाजन हैं। लेकिन यदि हम ब्रॉड स्ट्रक्चर देखें जिसका हम अध्ययन आज कर रहे हैं, उसमें हम बाजार को परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोली, एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, या इसको हम अपूर्ण प्रतियोगिता भी कहते हैं, और ओलिगोपोली या अल्पाधिकार से हम इसको हिंदी में अल्पाधिकार बोलते हैं, कुछ का अधिकार होता है। तो ये मार्केट का विभाजन है और हम इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। आपके जो सिलेबस में है वो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, और बड़े ही इम्पोर्टेंट यूनिट है मार्केट की ये, और इसमें स्कोरिंग भी अच्छी होती है। तो जे स्टूडेंट, इसका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यदि हम
इनके विभाजन को देखें कि क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। शॉर्ट में परफेक्ट कंपटीशन, नंबर ऑफ फार्म्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस होते हैं, बायर्स वेरी लार्ज होते हैं। इसी प्रकार से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है या मोनोपोसोनी है। इनके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये शॉर्ट में दिया हुआ है। डिटेल में हम इनका अध्ययन करेंगे कि अलग अलग मार्केट की परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली, जब हम इनका अध्ययन करेंगे अलग अलग तो इनके क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे कि अब ये है परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करें। परफेक्ट कंपटीशन, यदि हम डेफिनेशन की बात करें कि पूर्ण प्रतियोगिता कहते किसे हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता एक इस प्रकार का बाजार होता है जिसमें अनेक फर्में, समरूप वस्तुएं, स्वतंत्र प्रवेश, बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, परिवहन लागतों की अनुपस्थिति की शर्तें होती हैं और बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं। तो जितनी भी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं होती हैं वो सब उसकी डेफिनेशन में सम्मिलित हो जाती हैं। यदि हम सामान्य एक परिभाषा दें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें अत्यधिक या बहुत अधिक मात्रा में क्रेता विक्रेता पाए जाते हैं जो समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं, जिनको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है और परिवहन लागतों की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति जो होती है उसको हम परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। इसकी यदि हम फीचर्स की बात करें या पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की बात करें तो सबसे नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, या अनेक क्रेता व विक्रेताओं की संख्या होती है। इसके अंतर्गत हम यही कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता या फर्म और क्रेता बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूं, पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार की काल्पनिक स्थिति है। यदि हम सभी विशेषताओं को ध्यान में रखें तो वास्तविक बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है। उसके निकट की स्थिति हो सकती है लेकिन पूर्णतः सभी विशेषताओं को पूर्ण करती हुई बाजार की ऐसी स्थिति वास्तविक आर्थिक जीवन में उपलब्ध नहीं है। तो जैसे हम ये सैद्धांतिक महत्व है इसका और सभी विशेषताएं पाए जाना अभी भी मार्केट में असंभव है, लेकिन हम अध्ययन कर रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जैसा कि पहला क्या कि बहुत अधिक संख्या में सेलर्स और बायर्स होते हैं या फर्मों की बहुत अधिक संख्या होती है, क्रेता विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है और वो संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई एक क्रेता अपनी मांग में परिवर्तन करके वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं होता है। इसी प्रकार से विक्रेता की कुल जो पूर्ति होती है वो उस उद्योग की कुल पूर्ति का बहुत छोटा सा अंश होता है, बहुत छोटा सा भाग होता है, जिसके कारण कोई भी विक्रेता या कोई भी फर्म ऐसी स्थिति में नहीं होती है कि वो है अपनी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन करके वस्तु की कीमत को परिवर्तित कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, बायर्स और सेलर्स या फर्मों की और क्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत अधिक होती है। नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट, समरूप वस्तुएं। होमोजीनियस प्रोडक्ट जितनी भी हमने अभी बात की कि बहुत अधिक फर्में पाई जाती हैं, उन सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं बिल्कुल समरूप होती हैं। आकार, रंग, रूप, गुण, पैकिंग सभी दृष्टिकोण से, सुगंध, सभी दृष्टिकोण से वो होमोजीनियस होती हैं, अर्थात एक ही प्रकार की वस्तु होती है, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। अर्थात सभी फर्में जो अत्यधिक फर्में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती हैं वो सभी होमोजीनियस या बिल्कुल समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। यही कारण है कि कोई भी उत्पादक अपनी वस्तु को ऊंची कीमत या नीची कीमत लेने की कोशिश नहीं करता है। बिल्कुल वस्तुएं समरूप पाई जाती हैं, हर तरह दृष्टिकोण समरूप होती हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, अर्थात स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस विशेषता को
डिस्क्राइब करने से पहले, बताने से पहले थोड़ा सा बताऊंगा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दो चीज होती है, एक होती है फर्म, एक होता है उद्योग। फर्म, जैसा कि हमने पढ़ा कि बहुत सारी फर्में होती हैं, अत्यधिक मात्रा में फर्में होती हैं जो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। जो वस्तुएं उत्पादित कर रही हैं उन समरूप वस्तुओं को उत्पादित करने वाली फर्मों के एकीकृत रूप को, एक समूह को हम उद्योग कहते हैं। जो वस्तु बन रही है, जो एक प्रकार की वस्तु फर्में बना रही हैं, उन सभी फर्मों को यदि हम मिला लें, एक साथ संग्रहित कर लें, तो जो हमारे पास फर्मों का एक समूह होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको उद्योग बोलते हैं। अर्थात उद्योग के अंतर्गत ही सभी फर्में कार्य करती है। तो ये उद्योग में और फर्म में अंतर है। अब हम बात कर सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। फर्मों को पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यह पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह जब चाहे उद्योग को छोड़कर जा सकती है और जब चाहे नई फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है। वो पूर्णतः फर्म की अपनी आर्थिक नीति पर या अपनी उत्पादन नीति पर निर्धारित होता है कि वह जब चाहे उस उद्योग को छोड़कर बाहर जाए और जब चाहे कोई नई फर्म उस उद्योग में प्रवेश करे। नेक्स्ट, ये क्यों होता है प्रवेश और बहिर्गमन क्यों होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि जब हम देखेंगे हानि की स्थिति या लाभ की स्थिति या सामान्य लाभ की स्थिति देखेंगे कि फर्म उद्योग को छोड़कर क्यों जाती है और उद्योग में प्रवेश क्यों करती है। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज, अर्थात बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता में सभी क्रेता व विक्रेता को बाजार की दशाओं की पूर्ण जानकारी होती है, पूर्ण ज्ञान होता है। उन्हें कीमतों का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए क्रेता कम से कम कीमत पर खरीदने और विक्रेता ज़्यादा कीमत पर माल बेचने तत्पर नहीं रहते हैं, क्योंकि कीमतों का सभी को ज्ञान होता है। बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होने पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। अर्थात किस कीमत पर वस्तु बन रही है, किस कीमत पर बेची जा रही है, सभी दशाओं का क्रेताओं और विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है, जिसके कारण एक कीमत प्रचलित होती है। ये भी एक विशेषता होती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की एक कीमत का ही प्रचलन होता है। नेक्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो। इसमें डायग्राम नहीं दे रखा, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। अर्थात जो मांग वक्र होता है वो पूर्णतः लोचदार होता है, या ये कह सकते हैं मांग वक्र, किसी फर्म का मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करें कि मांग वक्र जब पूर्णतः इलास्टिक होगा या पूर्णतः लोचदार होगा, मांग वक्र को हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू कर्व, एआर वक्र। एआर वक्र जब एआर न बढ़ रहा होता न घट रहा होता है तो वो एमआर के बराबर होता है। अर्थात एआर और एमआर वक्र एक ही होते हैं, एक समान होते हैं, क्योंकि इसमें एआर स्थिर है क्योंकि वो एक्स अक्ष के समानांतर है, पूर्णतः लोचदार वक्र है। अर्थात एआर और एमआर, औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र एक ही होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, अर्थात एक ही होते हैं। तो ये परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, साधनों की पूर्ण गतिशीलता। अब ये साधनों की पूर्ण गतिशीलता का मतलब ये है कि कोई भी साधन जब चाहे उद्योग को छोड़कर जा सकता है या कोई भी साधन एक फर्म को छोड़कर दूसरे फर्म के पास जा सकता है। पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि उसके कोई बाउंडेशन हो कि आप कोई सी फर्म में कार्य करना है। कोई भी उत्पत्ति का साधन जब चाहे वो एक फर्म को छोड़कर दूसरी फर्म में, दूसरी फर्म को छोड़कर तीसरी फर्म में, या एक उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग में जा सकता है। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है नो गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, मतलब सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। टैक्सेशन की बात हो या उत्पादक कौन सी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करेंगे, इस प्रकार की कोई भी इंटरवेंशंस गवर्नमेंट के नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फर्म इज ए प्राइस टेकर। यहाँ थोड़ा सा
हम पुनः उद्योग और फर्म की ओर वापस जाएंगे। अभी हमने देखा कि फर्म और उद्योग में क्या अंतर है। फर्मों के कुंज को, फर्मों के सामूहिक रूप को हम उद्योग कहते हैं। कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। कह सकते हैं कि जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। उद्योग के द्वारा किस प्रकार निर्धारित होती है, इसको हम आगे भी अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा समय क्योंकि यहाँ विशेषता चल रही है तो उसमें बता दूं। उद्योग देखते हैं कि बाजार में उस वस्तु की, जो समरूप वस्तु है, उसकी मांग कितनी है। मांग के क्षैतिज योग कर लेते हैं। इसी प्रकार से सभी फर्में जो उस उद्योग के अंतर्गत कार्य कर रही हैं या वस्तुओं की अलग अलग फर्म की पूर्ति है, उनके क्षैतिज योग को हम एक सकल पूर्ति करते हैं। इस प्रकार उस वस्तु का सकल मांग वक्र और सकल पूर्ति वक्र, यही कह सकते हैं उस उद्योग का सकल मांग वक्र और सकल पूर्ति वक्र, जहां एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, जहां एक दूसरे को काटते हैं, मिलते हैं, जहां बराबर होते हैं, वहां पर वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाती है। और उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत सभी फर्मों को माननी पड़ती है। जो उद्योग ने निर्धारित कर दी कीमत, वही निर्धारित होती है। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र या AR वक्र पूर्णतः लोचदार होता है या एक्स अक्ष के समानांतर होता है। क्यों? क्योंकि फर्म प्राइस टेकर होती है, कीमत को ग्रहण करने वाली होती है। जो कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है, फर्म उस कीमत को दिया हुआ मानती है और उस कीमत को ग्रहण करती है और उस कीमत पर चाहे तो कितना भी उत्पादन करके बेच सकती है। तो फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है। इसी प्रकार से और भी इसकी विशेषता होती है कि परिवहन लागतें नहीं होती हैं, क्योंकि परिवहन लागतों से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण कीमत में परिवर्तन आएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ये भी मान लिया जाता है, यह विशेषता होती है कि उसके अंतर्गत जो परिवहन लागतें हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो नहीं होती हैं, क्योंकि उत्पादक परस्पर इतने समीप रहकर कार्य करते हैं कि कोई परिवहन लागत नहीं लगती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो है वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि कीमतों में अंतर हो जाएगा। तो ये आपकी पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डिमांड एंड रिवेन्यू कर्व, अभी मांग वक्र की हमने बात की थी। मांग वक्र ये कुल लागत और कुल आगम TR और TC वक्र के द्वारा साम्य की स्थिति दिखाई गई है। फर्म उस समय साम्य में होगी जहां पर लाभ उसके अधिकतम होंगे, और ये ट्रेडिशनल मेथड है या प्रतिष्ठित मेथड है, इसको हम कह सकते हैं। जो आधुनिक मत है उसके अनुसार ये दे रखा है, डिमांड कर्व इंडस्ट्री का डाउन स्लोप होता है, जो कि कुल सभी जो फर्म होती हैं उनको जोड़कर बनाया जाता है। इसी प्रकार पूर्ति वक्र जो है वो ऊपर को होता है, जबकि फर्म का मांग वक्र जो है वो पूर्णतः लोचदार होता है। अभी हमने बात की AR वक्र की बात की थी जैसे, और आगे डायग्राम में आएगा तो हम उसमें उसको क्लियर करेंगे। हाँ, ये वाला है, जैसे फर्म की हम बात कर रहे थे और कीमत निर्धारण की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम उस चीज को समझ सकते हैं। पहले तो हम करेंगे फर्म की डिमांड वक्र, जैसे कि हम देख रहे थे विशेषताओं में कि पूर्णतः लोचदार होता है। आप ये देख सकते हैं, ये पूर्णतः लोचदार वक्र है, जो कि AR और MR इस पर बराबर होते हैं। अब ये क्यों होता है? ये क्योंकि फर्म प्राइस टेकर होती है। हम पुनः दूसरी विशेषता की ओर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये इंडस्ट्री है, उद्योग है, ये उद्योग का या मार्केट का डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, सकल मांग वक्र है, ये सकल पूर्ति वक्र है या मार्केट पूर्ति वक्र है। ये एक दूसरे को ई बिंदु पर इंटरेक्ट करते हैं और उद्योग द्वारा वस्तु की कीमत OP का निर्धारण होता है। ये उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है और फर्म प्राइस टेकर होती है, या जो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत है फर्म उसको ग्रहण करती है और उस कीमत पर ये जो OP प्राइस निर्धारित किया गया है, इस पर OP प्राइस जो निर्धारित किया गया है ये वाला, इस पर फर्म चाहे तो कितना भी उत्पादन करे और कितना भी बेच सकती है। यहाँ भी बेच सकती है, यहाँ भी इतना भी उत्पादन कर सकती है, इतना भी उत्पादन कर सकती है। ये फिर कितना उत्पादन करेगी, ये जो साम्य की स्थिति हम वो देखना पड़ेगा कि उसकी औसत लागत स्थिति कैसी है, सीमांत लागत की स्थिति कैसी है,
वो उस पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का मांग वर्ग पूर्ण के लोचदार होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दूसरी विशेषता के अंतर्गत आ जाता है कि फर्म प्राइस टेकर होती हैं। और प्राइस टेकर क्यों होती हैं? क्योंकि वस्तु की कीमत का निर्धारण इंडस्ट्री या उद्योग द्वारा किया जाता है। अभी जो बात की थी हमने, ये सब वही है कि कीमत जो है वो अधिक कीमत नहीं ले सकती। कीमत टीआर और एमआर, वो एमआर जो है वो कांस्टेंट होते हैं, एआर के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार की ये सारी चीज़ें जो अभी बताई हैं वो चीज़ें हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, इक्विलिब्रियम की फर्म की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि दो ट्रेडिशनल तरीके हैं। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है, एक आधुनिक तरीका है। ट्रेडिशनल तरीके के अनुसार जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, ये वाला है, इसमें कि फर्म का जो साम्य होगा वो वहाँ पर होगा क्योंकि फर्म रैशनल बिहेवियर करती है, अर्थात अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। और लाभ अधिकतम कहाँ होगा? जहाँ पर कुल लागत और कुल आगम की तुलना की जाएगी, जहां इनके बीच का अंतर अधिक होगा अर्थात लाभ सर्वाधिक होगा, फर्म वहां पर रहकर उत्पादन कार्य करेगी। लेकिन आधुनिक मत के अनुसार, आधुनिक मत बताता है कि फर्म उत्पादन कार्य वहां पर करेगी जहां फर्म का या साम्य की स्थिति में वहां पर होगी जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर होंगे। वहां पर साम्य की स्थिति होगी और उसी के अनुरूप फर्म अपनी उत्पादन निर्धारण करेगी, कितना उत्पादन करना है फर्म को। अर्थात आधुनिक मत के अनुसार जहां MC इक्वल टू MR हो और वो भी MC वक्र जो है वो बढ़ता हुआ हो, क्योंकि दो कंडीशन में MC इक्वल टू MR हो सकता है, जब सीमांत लागत घट रही हो, उसके बाद जब सीमांत लागत बढ़ रही हो। तो जब सीमांत लागत बढ़ने की स्थिति में होगी तब साम्य होगा। और यह कह सकते हैं कि जब सीमांत लागत औसत सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को या MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, उस समय साम्य की स्थिति होगी। और इसमें दो स्थिति हो सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि MR इक्वल टू AR होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो शॉर्ट रन में फर्म तीन स्थितियों का सामना कर सकती है। एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ, और लॉसेस हानि की स्थिति। ये इसमें दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। जब AR मोर देन AC या औसत आगम औसत लागत से अधिक होगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। जब AR और AC एक दूसरे के या औसत आगम और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होंगी तो नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, सामान्य लाभ होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है, हम लागत में भी इस बात का अध्ययन कर चुके हैं कि औसत लागत नॉर्मल प्रॉफिट में, सामान्य लाभ में सम्मिलित होती है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से औसत लागत किन में सम्मिलित होती है? जो सामान्य लाभ है उसमें औसत लागत सम्मिलित होती है। लॉसेस की बात करें या हानि की बात करें, जब औसत आगम औसत लागत से कम होगा तो हानि की स्थिति होगी। अब हानि सहन करने की स्थिति कहाँ तक है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत करेंगे। फर्म कैसे कैसे विभिन्न काल में, अल्पकाल में, दीर्घकाल में या किस स्थिति में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करती है, कब नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करती है, कब फर्म को लॉसेस होते हैं, हानि की स्थिति का सामना करनी पड़ती है। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें इतना ही। आई थिंक आप समझ गए होंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम एक दूसरे से बात करेंगे और पुनः समझने की कोशिश करेंगे कि जो इसमें हमने अध्ययन किया है पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे संपर्क जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।